हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रोजेक्ट अड्डा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का शैक्षिक मूल्यांकन का क्लास है। जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पे आपके सभी क्लास चल रहे हैं लगातार। आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न को। जितने भी आपके क्लास हैं लगातार यहाँ पे आपको हम दे रहे हैं और यहाँ पे आपका नोट्स भी मिलना स्टार्ट हो गया है। अगर आपने अब तक नोट्स और पेपर नहीं लिया है तो ले लीजिए, सोचिए मत, क्योंकि एग्ज़ाम में सोचने से अच्छा है कि आप घर पे ही कम सोचिए, पेपर लीजिए, नोट्स लीजिए, सॉल्व करिए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर कर कर आएँ, ताकि आपका बैक ना लगे। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, आपके सभी विषयों के नोट्स और पेपर आपको मिलना स्टार्ट हो गया है। आपको इसी फ़ोन नंबर पर आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा, नोट्स आपको मिल जाएगा बस छोटे से अमाउंट को पे करने के बाद। पेपर आपका बिल्कुल फ्री है, बस केवल आपको नोट्स लेना होगा। नोट्स के साथ आपका पेपर बिल्कुल फ्री है। जो हमारे और भी नए नए क्लास हैं, सभी क्लास के लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं, देर ना करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आज देखने वाले हैं शैक्षिक मूल्यांकन का बहुविकल्प का मैराथन क्लास। यह आपका क्लास काफ़ी लंबा होने वाला है। कितना लंबा जाएगा ये हमको भी नहीं पता है, ठीक है। तो आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठिए और आप लोग क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस आपको नया लगे उसको आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध का विकास किसने किया था? क्रियात्मक शोध का विकास किसने किया था ये आपको बताना है। एम.एस. कोरे ने, फ्रावेल ने, या फिर जॉन डीवी ने, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताइए इन चारों में से आपका कौन सा सही होगा? अगर बात करें आंसर की तो क्रियात्मक शोध का विकास किए थे एम.एस. कोरे ने, यानी आपका आवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। शून्य परिकल्पना किससे संबंधित है? शून्य परिकल्पना किससे संबंधित है ये आपको बताना है। निर्देशित परिकल्पना से या फिर निर्देश रहित परिकल्पना से, आ और बा दोनों, या केवल आ से। दोस्तों इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों निर्देश रहित परिकल्पना से। ना आपका ये वाला होगा और ना ये होगा ना ये होगा, यानी आपका सवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि शैक्षिक मूल्यांकन में जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, आपके 15 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन आपका एक एक नंबर का होता है। यानी आपको अगर 15 में से 15 नंबर लाना है तो आपको दोस्तों सारी क्लास सारा टेस्ट आपको देना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्रियात्मक अनुसंधान का अन्य दूसरा नाम क्या है? क्रियात्मक शोध या फिर आपका मौलिक शोध है, आ और बा दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। अगर बात करें क्रियात्मक अनुसंधान का अन्य दूसरा नाम क्या है, इसमें आपका हो जाएगा क्रियात्मक शोध। ओके दोस्तों, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं मापन क्या होता है। मापन क्या होता है दोस्तों? गुणात्मक होता है, मात्रात्मक होता है, या फिर तुलनात्मक होता है, या उपयुक्त सभी। इसमें से आपका क्या होगा? यहाँ हम मापन की बात करते हैं तो मापन दोस्तों अगर ठीक है, मान लो आपको कोई भी दूध है, पानी या फिर तेल, आपको कुछ भी नापना है तो दोस्तों नापना है, ठीक है, या फिर मापना है, दोनों बात एक ही है। तो आखिर दोस्तों इसे मान लो आपके पास 2 डब्बा है, ठीक है, दोस्तों आप ठीक है दोनों डब्बों में उस तेल को भरोगे और फिर उसमें आप मात्रा निकालोगे, आखिर किस में अधिक है किस में कम है, ठीक है। तो मापन में आपका दोस्तों मात्रात्मक हो जाएगा, ठीक है। आपका गुणात्मक और तुलनात्मक ये सब आपका नहीं होगा, आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन क्या होता है? अगर बात करें दोस्तों मूल्यांकन, तो मूल्यांकन में ठीक है दोस्तों हम लोग तुलना करते हैं। कैसे? अगर दोस्तों मान लो ये ठीक है आपके 2 बच्चे हैं, आप जिस भी स्कूल में टीचर हो, अगर ठीक है मान लो ये आपके 2 बच्चे हैं, तो दोस्तों अगर मान लो आपको इन दोनों बच्चों में
अंतर ढूंढना है कि आखिर कौन पढ़ने में तेज है, ठीक, कौन पढ़ने में कमजोर है। दोस्तों आपको तुलना करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, आपको तुलना करना पड़ेगा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, ओके दोस्तों, हर प्रकार से आपको तुलना करना पड़ेगा, तभी आप दोनों बच्चों में मूल्यांकन जान पाओगे। यानी कुल मिलाकर आपका सवाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा तुलनात्मक। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 60वां यहाँ पे आपका है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम चरण क्या है? कार्यविधि, समस्या चुनने का कारण, समस्या की पहचान या निष्कर्ष। बताइए इसमें से आपका क्या होगा? क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम चरण क्या है दोस्तों? इसमें से आपका क्या होगा? अगर बात करें आंसर की, तो इसमें आपका हो जाएगा समस्या की पहचान। क्या होगा आपका? समस्या की पहचान आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, का संबंध किससे है? ओके दोस्तों, नया दर्शक का संबंध किससे है? मापन से, आ और सा दोनों से, या फिर क्रियात्मक से, या केवल आ से। अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा क्रियात्मक शोध से। किससे होगा आपका? आपका क्रियात्मक शोध है, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 8वां भी आपका है। ओके दोस्तों, इसका देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया था कि इसका संबंध किससे है? दोस्तों यहाँ पे इसका शाब्दिक अर्थ आपको बताना है। शाब्दिक अर्थ यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि आखिर इसमें से क्या होगा। तो दोस्तों इसमें से आपका क्या होगा, इसमें आपको बताना है इसका शाब्दिक अर्थ। अगर दोस्तों बात करें आंसर की, तो आपका इनमें से कोई नहीं। ओके दोस्तों, इनमें से आपका कोई नहीं होगा, या फिर न्याय देखने वाला, या फिर न्याय देने वाला, या फिर सैंपल देने वाला। बताइए इनमें से आपका कौन सा होगा? अगर बात करें आंसर की, तो आपका हो जाएगा सैंपल देने वाला। ओके दोस्तों, यानी नमूना। सैंपल का हिंदी होता है नमूना। संज्ञात्मक पक्ष किससे संबंधित है? संज्ञात्मक पक्ष आपका किससे संबंधित है? बोध से, व्यवहारिक एवं मूल्यांकन से, ज्ञान से, या उपयुक्त सभी से। अगर बात करें इसके आंसर की, इसमें आपका दावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 9वें का आपका दावाला यानी उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि भावात्मक पक्ष का संबंध किससे है? भावात्मक पक्ष का संबंध किससे है? संवेगों से है, या फिर मनोवृत्तियों से है, रुचियों से है, या फिर उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों इसमें से आपका क्या होगा? अगर बात करें इसके आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, ये तीनों आपके भावात्मक पक्ष के संबंध में आएंगे, यानी उपयुक्त सभी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। 10वां आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम कि कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम क्या है? कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम क्या है? मापन से है, क्रियात्मक पक्ष से है, आ और सा दोनों से है, या केवल आ से है। यहाँ पर क्रियात्मक पक्ष की बात करते हैं, तो इसमें से आपका दोस्तों क्या होगा? कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम क्या होगा? आपका हो जाएगा क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष के स्तर कितने हैं? बताइए क्रियात्मक पक्ष के आपके कितने स्तर हैं? 5, 8, 7 या 6। बताइए दोस्तों इसमें से आपका क्या होगा? क्रियात्मक पक्ष की बात की जा रही है, तो क्रियात्मक पक्ष के 6 पक्ष हैं। क्रियात्मक पक्ष के कितने स्तर हैं? क्रियात्मक पक्ष के 6 स्तर हैं। इन सब चीज़ों को हमने आपको नोट्स में लिखवाया भी था। अगर आपने अभी तक इसका नोट्स नहीं बनाया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और दोस्तों इस वीडियो की एंड में भी आपको मिल जाएगी। उत्तम परीक्षण की विशेषताएं कौन सी हैं? उत्तम परीक्षण की विशेषताएं कौन सी हैं? विश्वसनीयता, या फिर व्यवहारिकता, या वैधता, या फिर सभी। अगर उत्तम परीक्षण की बात करें, तो दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि एक अच्छा परीक्षण, एक उत्तम परीक्षण वही होता है जिसमें आपको विश्वसनीयता, दोस्तों व्यवहार, ये आपको तीनों चीज देखने को मिले, यानी आपका
द वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, द वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 14वां, मौखिक परीक्षाओं का आरंभ किसने किया था? मौखिक परीक्षाओं का आरंभ किसने किया था? तो अगर दोस्तों हम यहाँ पर मौखिक परीक्षाओं की बात करेंगे तो इसमें से दोस्तों आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें आपका कौन सा होगा? इसमें आपका सा वाला दोस्तों नहीं, इसमें आपका ठीक है बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। हम यहाँ पर आपको बता दें कि जो क्वेश्चंस आपको नया लगे आपको उस क्वेश्चंस को नोट करते हुए आगे बढ़ना है ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपसे छूटे ना, क्योंकि आपका नोट्स ही आपके एग्जाम के कुछ घंटे पहले आपका नोट्स ही काम आएगा। मौखिक परीक्षाओं को किसने महत्वपूर्ण स्थान दिया है? मौखिक परीक्षाओं को किसने महत्वपूर्ण स्थान दिया है? तो दोस्तों अगर महत्वपूर्ण स्थान की बात करें तो हरलॉग महोदय जी ने मौखिक परीक्षाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। किसने? हरलॉग जी ने। ठीक है, हरलॉग यानी आपके दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें आपका कोई भी दो राय नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वो लोग वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जो हमारे भाई बहन अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं वो शेयर कर दें ताकि और अधिक से अधिक हमारे भाई बहन हम लोगों से ऐड हों और उनका बैक आने से बचे। ठीक है, अगर आपका बैक ना आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए आपको हर क्लास को कंटिन्यू लेना पड़ेगा और आपको पढ़ना भी पड़ेगा। अब यहाँ देखते हैं हम 16वां क्वेश्चन। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? समस्याओं का निराकरण करना, छात्रों की समस्याओं का ज्ञान, शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य में सुधार या उपयुक्त सभी। मूल्यांकन की उद्देश्य की बात यहाँ पर की जा रही है, तो मूल्यांकन के उद्देश्य में आपका ये दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं क्या है? मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं क्या है ये भी आपको यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर हम मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इसमें आपका गुणों का मापन होता है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, शिक्षण प्रक्रिया गतिशील बनाती है, उपयुक्त सभी। इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा आपका? इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आते हैं। शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आपके कौन कौन से आते हैं? आपके विद्यालय प्रबंधन, मूल्यांकन, शिक्षण अधिगम, उपयुक्त सभी। शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आपकी ये तीन चीजें आती हैं, विद्यालय प्रबंधन, मूल्यांकन, शिक्षण अधिगम और ये आपका उपयुक्त सभी। ओके दोस्तों, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 19वां आपका है, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, आ और साथ दोनों या इकाई मूल्यांकन। इसमें से आपका क्या होगा? तो अगर व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा व्यापक मूल्यांकन। क्या होगा आपका? आपका व्यापक मूल्यांकन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 20वां क्वेश्चन से, ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक या फिर नैतिक? बताइए इन चारों में से क्या होगा? इन चारों में से आपका क्या होगा? जहां पर भी आपको ज्ञान बोध हुआ अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के पक्ष की बात करें वहां पे आपका हो जाएगा संज्ञानात्मक पक्ष। क्या होगा? संज्ञानात्मक पक्ष आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर 20 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 21 क्वेश्चन यानी 21वां क्वेश्चन से। और अब भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करिए प्लस शेयर करिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है?
सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन आपका क्या कहलाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों। सतत मूल्यांकन, दक्षता आधारित मूल्यांकन या वार्षिक मूल्यांकन, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पर सत्र के अंत की बात की जा रही है, यानी साल के अंत में। तो साल के अंत में जो मूल्यांकन होता है वह आपका होता है वार्षिक मूल्यांकन। क्या होता है? आपका होता है ये वार्षिक मूल्यांकन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है प्रायोगिक मूल्यांकन किसमें होता है? विज्ञान, भूगोल, कृषि में, हिंदी तथा संस्कृत में, इतिहास व नागरिक शास्त्र में, दर्शन शास्त्र में। बताइए इसमें से आपका क्या होगा? प्रायोगिक मूल्यांकन किसमें होता है? इसमें आपका क्या होगा? तो आपका हो जाएगा विज्ञान, भूगोल और कृषि में। ठीक है, विज्ञान, भूगोल और कृषि में, यानी आपका आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है उत्तर परीक्षण की विशेषताएं नहीं है। उत्तम परीक्षण की विशेषताएं नहीं है। अब यहाँ पर उत्तम परीक्षण की विशेषताओं की बात करते हैं तो हम आगे बात कर चुके हैं। इसमें से आपका जो नहीं होगा दोस्तों, आपका नहीं होगा कठोरता। कभी भी बच्चों को आपको कठोर नियम या फिर कठोर तरीकों से बच्चों के सामने आपको नहीं पेश आना है। ठीक है दोस्तों, तो उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, यानी आपका ये, यानी जो आपका गलत है वही आपका सही है। अब यहाँ बात करते हैं 24 क्वेश्चंस की। छात्रों को आरंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। छात्रों का आरंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? आंकलिक मूल्यांकन से या फिर मौखिक मूल्यांकन से, दक्षता मूल्यांकन से, अशायद दोनों। इसमें क्या होगा? जब भी आपसे आरंभिक ज्ञान का मूल्यांकन की बात किया जाए तो इसमें आपका हो जाएगा मौखिक मूल्यांकन। ठीक है, क्या होगा आपका? आपका हो जाएगा 24 का सा वाला। चलिए, ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? ब्लूप्रिंट का संबंध आपका किससे है? क्रियात्मक शोध से है, नवाचार से है या फिर प्रश्न पत्र निर्माण से है, उपचारात्मक शिक्षण से है। बताइए ब्लूप्रिंट की यहाँ पर हम बात करते हैं तो ब्लूप्रिंट दोस्तों, जहाँ पर भी आपको दिख जाए ब्लूप्रिंट, वहाँ पे आपका प्रश्न पत्र निर्माण संबंधित चीजें आ जाएंगी। ब्लूप्रिंट को हम आपको बहुत ही अच्छे से समझाए थे जब हमने अपना नोट्स आपको दिया था दोस्तों। जब हमने आपका नोट्स बनवाया था शैक्षिक मूल्यांकन का, हमने उसमें आपको ब्लूप्रिंट के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया भी था। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर 25 क्वेश्चंस देख चुके हैं। 26 आपका है बचाव निदान का उच्चतम स्तर क्या है? दोस्तों बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। ठीक है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। हम इन चीज़ों को भी अच्छे से आपको आप समझाया भी था। इसमें आपका क्या होगा? यह कथन किसका है? बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। दोस्तों देखिए, आप एक बार इसको फिर समझ लीजिए। यानी अगर मान लो किसी को चोट लग गई, ठीक है, किसी को चोट लग गई, अगर आप उसे अपने घर ले आए हो या फिर दोस्तों आप इसे कहीं ऐसे स्थान पर ले गए हो कि जो उसका इलाज कर सके, ओके दोस्तों, तो इलाज करने वाला बड़ा होता है। ओके दोस्तों, घर पर लाने वाले से बड़ा इलाज करने वाला बड़ा होता है। यह कथन किसका है? यह कथन है रॉस महोदय का। किसका है? रॉस महोदय का है। 27 आपका है शैक्षिक मूल्यांकन शैक्षिक क्षेत्र के क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किसने किया था? शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किसने किया था? ये भी यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका क्या होगा? 27 दोस्तों, 27 की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा स्टीफन एस कोरेने। कौन थे? स्टीफन एस कोरेने, यानी आपका आवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। रायबर्न, स्किनर, बुट्रो, ये सब आपके नहीं होंगे। आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के कितने पक्ष हैं? 1, 4, 10 या 6। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के कितने पक्ष हैं? तो आपके हो जाएंगे 4 प्रश्न। कितने प्रश्न आपके?
आपके 4 प्रश्न हो जाएंगे, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखते हैं हम 29 क्वेश्चन से। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन दोस्तों किसका है? बताइए दोस्तों, यह कथन किसका है? कोठारी आयोग का, या फिर एनसीईआरटी का, यूजीसी का, मुदारियल कमीशन का? बताइए इसमें से आपका क्या होगा? तो दोस्तों मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इस यह आपका है कथन एनसीईआरटी का। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मूल्यांकन अनुरूप। मूल्यांकन अनुरूप है उद्देश्यों के, विधि के, प्रविधि के, या फिर सिद्धांतों के। मूल्यांकन के अनुरूप इसमें से आपका क्या होगा? अगर दोस्तों बात करें आंसर की, तो इसमें आपके हो जाएंगे विधि के। ठीक है दोस्तों, मूल्यांकन अनुरूप है विधि के। ठीक है, विधि के अनुरूप मूल्यांकन है, मूल्यांकन के अनुरूप है विधि, यानी आपका 30वें में सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष है। मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष क्या है? घटनाओं का ज्ञान, चित्रीकरण, या फिर प्रतिक्रिया करना, स्वाभाविकरण करना। इसमें से आपका क्या होगा? मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष आपका क्या है? इसमें दोस्तों आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग कौन सा नहीं है? मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग कौन सा नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, सीखने के अनुभव, या फिर व्यवहारिक परिवर्तन, छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर। इसमें से आपका क्या होगा? तो अगर बात करें आंसर की, तो इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही होगा, यानी छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर। ठीक है, दा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन की बात करते हैं। यहाँ पर उद्देश्य केंद्रित होता है, एक व्यवस्थित पद्धति है, और उद्देश्य में घनिष्ठ संबंध है, या फिर उपयुक्त सभी। अगर बात करें मूल्यांकन की, तो मूल्यांकन में ये 3 चीजें दोस्तों आपकी ऐड होती हैं, यानी आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। दा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? 2, 3, 4 या 5? मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? बताइए मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? इसमें से आपका हो जाएगा 3। ठीक है, मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? मूल्यांकन के 3 सोपान हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं मापन की भूमिका है। मापन की भूमिका की बात करते हैं। 35 यहाँ पर है आपका। मापन की भूमिका क्या दोस्तों है? वस्तु को संख्या प्रदान करना। ठीक है, यहाँ पे होगा आपका करना, यहाँ होगा आपका करना। ठीक है, वस्तु को संख्या प्रदान करना। उसके बाद घटना को संख्या प्रदान करना, नियमानुसार संख्या प्रदान करना, या उपयुक्त सभी। अगर बात करें मापन की भूमिका की, इसमें आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं 36 क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन यहाँ देखते हैं हम लोग। मापन का उपयोग किया जाता है। मापन का उपयोग किया जाता है उद्देश्यों को बनाने में, छात्रों के चयन में, शैक्षिक विधि के चयन में, या फिर छात्र का परिमाणात्मक मूल्य निर्धारण में। इसमें से आपका क्या होगा? मापन का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आप दोस्तों इन सारे क्वेश्चंस को नोट करते हुए आगे बढ़िएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपसे मिस ना हो। भौतिक मापन कौन सा है? भौतिक मापन कौन सा है? निश्चित, स्थिर, अस्थिर, या फिर अनिश्चित? इसमें आपका क्या होगा? भौतिक मापन की बात यहाँ पे की जा रही है, तो भौतिक मापन आपका दोस्तों हमेशा होगा स्थिर। ठीक है, स्थिर होगा आपका। बा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 38 दक्षता आधारित मूल्यांकन है,
इसमें से आपका क्या होगा? इसमें दोस्तों आपका आ और बा दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। हम इन सारे क्वेश्चंस को जब हम आपको नोट्स लिखवाए थे तो हमने आपको बहुत ही अच्छे से उसमें समझाया भी था और पढ़ाया भी था। यहाँ पे आपका 39 है। कक्षोन्नति का प्रमुख साधन कौन सा है? मासिक परीक्षा या फिर त्रैमासिक परीक्षा जो कि 3 महीने बाद होता है, वार्षिक परीक्षा या फिर ये सभी। अगर दोस्तों किसी भी बालक को आपको एक क्लास, अगर से दोस्तों मान लो कोई भी बालक कक्षा 4 में है, अगर ठीक है दोस्तों उसे कक्षा 5 में ना पढ़ाकर आप उसे कक्षा 6 में करना चाहते हो तो आप उसका पहले वार्षिक परीक्षा लेंगे। अगर उसने वार्षिक परीक्षा में कक्षा 4 में 100 में से 100 अंक लाए या फिर दोस्तों अगर उसका अच्छा रिस्पांस हुआ तो आप उसे कक्षा 5 छोड़कर आप उसे डायरेक्ट कक्षा 6 में भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है आपका कक्षा उन्नति। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है संज्ञानात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष आपका क्या होता है? सरल, छोटा, व्यापक या फिर बड़ा। इसमें आपका क्या होगा? तो संज्ञानात्मक पक्ष दोस्तों जो आपका होता है इसमें आपका ज्ञान बोध होता है और इसमें दोस्तों आपका देखिए होता है अनुप्रयोग। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा ज्ञान बोध और आपका हो जाएगा अनुप्रयोग। दोस्तों ये सारे आपके जो ऑप्शन है ये ठीक है, आपके सारे ऑप्शन गलत हैं। आप लिख लीजिएगा ज्ञान बोध। ठीक है, आपका हो जाएगा ज्ञान बोध और नेक्स्ट आपका हो जाएगा अनुप्रयोग। ठीक है, अनुप्रयोग ये आपके हो जाएंगे ज्ञानात्मक पक्ष, ज्ञान बोध और अनुप्रयोग। आइए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष कौन सा होता है उसमें? ये ज्ञानात्मक पक्ष इसमें से आपका कौन सा है? ये आपको यहाँ पर सही क्वेश्चन देखने को मिल गया है। तो दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा ज्ञान बोध और उसमें आपका ठीक हो जाएगा अनुप्रयोग। अभी हमने आपको आगे बताया था, यानी इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मूल्यांकन का क्षेत्र कौन सा है? मूल्यांकन का क्षेत्र कौन सा है? सरल, कठिन, व्यापक या आसान। मूल्यांकन की क्षेत्र की बात करते हैं, इसमें आपका हो जाएगा व्यापक। क्या होगा? व्यापक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है ज्ञान तत्व विस्तार है। ज्ञान तत्व विस्तार है अनंत, निश्चित, सीमित या इनमें से कोई नहीं। ज्ञान तत्व विस्तार की बात किया जाए तो दोस्तों ज्ञान आपका होता है अनंत। ओके दोस्तों, आप जितना भी ज्ञान प्राप्त कर सकोगे आप कर पाओगे, यह आपका अनंत होता है। ठीक है, आ वाला आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है भावात्मक पक्ष को शामिल किया जाता है। भावात्मक पक्ष को आप किस में शामिल करते हैं ये भी यहाँ पे आपको बताना है। मान्यताएं या फिर मान्यताएं दोस्तों या फिर चित्रिक गुण, अभिवृत्तियां या ये सभी। तो भावात्मक पक्ष में आपके जब ये तीनों ही शामिल हैं यानी आपका हो जाएगा ये सभी। ये सभी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब यहाँ बात करते हैं 45। प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया आता है? प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन के प्रविधि का प्रयोग किया आता है, यही आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका क्या होगा? जांच सूची या फिर संचयी आलेख है। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका होगा संचयी आलेख। ठीक है, यहाँ होगा आपका संचयी आलेख या फिर निरीक्षण। तो इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं प्रश्नावली किस सूची से संबंधित है। प्रश्नावली आपका किस सूची से संबंधित है ये भी आपको यहाँ पर बताना है। अगर बात करें प्रश्नावली किस सूची से संबंधित है, यानी दोस्तों अगर इसके आंसर की बात करें तो इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं, क्लास को लेते हैं कंटिन्यू, लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसा मत करिए,
नहीं तो आगे आने वाले दोस्तों जो आपकी क्लास रहेंगे, अच्छे अच्छे लॉन्ग क्लास रहेंगे, जो 2 घंटे 1 घंटे के, वो क्लास आपसे कहीं मिस ना हो जाए और फिर आपका कहीं बैक ना आ जाए। इसीलिए आपका बैक ना आए, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, प्लस शेयर भी आप लोग इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है संज्ञानात्मक किससे संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे आपका है साक्षात्कार। 1 मिनट। हाँ दोस्तों, साक्षात्कार आपका किससे संबंधित है, इसमें आपका क्या होगा, साक्षात्कार आपका किससे संबंधित है, प्रश्नावली से, अनुसूची से या फिर चिन्हांकन सूची से, प्राप्तांक से। इसमें आपका क्या होगा, साक्षात्कार किससे संबंधित है, इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। इसमें आपका देखिए क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा अनुसूची से। ठीक है, साक्षात्कार आपका अनुसूची से संबंधित है, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं 48 की। अशाब्दिक निर्धारण मापनी है। इसमें दोस्तों आपका क्या होगा, निर्धारण मापनी, स्थिर मापनी, आंतरिक मापनी दोस्तों या फिर आत्म निर्धारण विधि। इसमें आपका क्या होगा दोस्तों, अगर बात करें आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा आत्म निर्धारण विधि। ठीक है, आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है उत्तम परीक्षण की विशेषताएं क्या है। उत्तम परीक्षण की विशेषताएं क्या है दोस्तों, इसमें हम क्या बताएं, इस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं और ये आपको पता होगा। इसमें आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, इसमें आपका दावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबंधित है, पूरक, घनिष्ठ, आवश्यक या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा घनिष्ठ। ठीक है, शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधित है। ओके दोस्तों, बा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 आपका है, इसको थोड़ा हम जूम कर दें ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। मूल्यांकन के द्वारा ज्ञात किया जाता है, मूल्यांकन के द्वारा ज्ञात किया जाता है व्यक्ति के अधिगम स्तर को, समाज के अधिगम स्तर को या फिर मनोवैज्ञानिक परीक्षण को, छात्र के अधिगम स्तर को। बताइए मूल्यांकन के द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं, ये चीज आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा छात्र के अधिगम स्तर को। ठीक है, यानी छात्र के अधिगम स्तर की बात करें तो छात्र ने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा, क्या कमी है, वह किस चीज को क्यों नहीं सीख पाया, हर चीज का मूल्यांकन करना बहुत ही आवश्यक होता है। मूल्यांकन उपकरण को क्या कहा जाता है, वैध, अवैध, समान या फिर टिकाऊ। तो इसमें आपका क्या होगा, मूल्यांकन उपकरण को क्या कहा जाता है, वैध। ओके तो वैध यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर हम बात करते हैं 53 क्वेश्चन की। चलिए यहाँ पे आपका 53 है, कौन अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है, कौन अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। इसमें आपका क्या होगा, विश्वसनीयता या फिर वैधता, वस्तुनिष्ठता या फिर संक्षिप्तता। दोस्तों इसमें आपका क्या होगा, इसमें तो आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आपका जो गलत है वही आपका सही होगा। बा वाले पर आप टिक जरूर लगाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 54 पुनः बलन दोस्तों। ओके दोस्तों, पुनः बलन की विधियां हैं सतत मूल्यांकन में पुनर्बलन या फिर मासिक मूल्यांकन में, आ और बा दोनों में या फिर इनमें सभी में। तो इसमें आपका हो जाएगा सा वाला, सा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। परिवर्तन प्राकृत का एक नियम है, परिवर्तन प्राकृत का दोस्तों एक नियम है, यानी दोस्तों हर चीज परिवर्तन होती है, या फिर इंसान हुआ या फिर दोस्तों कोई भी टेक्निकल चीज हुई, हर चीज बदलता है दोस्तों और बदलना भी आवश्यक है।
तो परिवर्तन प्रकृति का एक नियम है या दोस्तों आपका शाश्वत नियम है। ठीक है दोस्तों, यह आपका निश्चित अनिश्चित नियम नहीं होगा, आपका होगा शाश्वत नियम। ठीक है, परिवर्तन प्रकृति का एक शाश्वत नियम है। आप इसको 3 स्टार में लगा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है। परिवर्तन प्रकृति का एक शाश्वत नियम है। चलिए अब यहाँ देखते हैं 56 क्वेश्चन। और जो हमारे भाई बहन अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कर दें ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। आपके एक लाइक से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे क्लास हम आपके लिए लेके आते रहें, और इससे और लाइक से कुछ नहीं होता। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, नवाचार का निर्माण किया जाता है नैतिक आधार पर, मनोवैज्ञानिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, या फिर ये सभी। इसमें से आपका क्या होगा? नवाचार का दोस्तों निर्माण किया जाता है, इसमें आपका हो जाएगा मनोवैज्ञानिक के आधार पर। ठीक है, नवाचार का निर्माण आपका मनोवैज्ञानिक के आधार पर किया जाता है। यहाँ बात करते हैं 57, प्रार्थना स्थल की क्या गतिविधियां हैं? प्रार्थना स्थल की क्या गतिविधियां हैं? स्वच्छता, राष्ट्रगीत, या फिर सद्विचार, या उपयुक्त सभी। सभी चीजें। ओके दोस्तों, ये 3 चीजें होना बहुत ही आवश्यक है एक प्रार्थना स्थल पर, यानी आपका ये सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, पाठक्रम सहगामी क्रियाओं को कितने अंगों में बांटा जा सकता है? 4, 2, 5 या 3। पाठक्रम सहगामी क्रियाओं को कितने अंगों में बांटा जा सकता है? तो दोस्तों इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा 2। ठीक है, 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम थोड़ा बात कर लें शिक्षण से। शिक्षण से क्या तात्पर्य है? शिक्षण से क्या तात्पर्य है? सीखना, पढ़ना, शिक्षा प्रदान करना, या फिर ये सभी। इसमें से आपका क्या होगा? शिक्षण से क्या तात्पर्य है? इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा ये सभी। ठीक है, आपका सीखना, पढ़ना, शिक्षा प्रदान करना, ये आपके तीनों होंगे, यानी आपका ये सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, शिक्षण एक है। शिक्षण आपका एक क्या है? प्रक्रिया है, व्यवहार है, संबंध है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसमें से आपका क्या होगा? तो शिक्षण आपका एक प्रकार का दोस्तों क्या है? शिक्षण आपका एक प्रकार का क्या है? अगर मान लो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ ले तो आप इसका दोस्तों आंसर क्या दोगे? शिक्षण आपका दोस्तों एक प्रकार का व्यवहार है, प्रक्रिया है, या फिर संबंध है, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसमें आपका होगा संबंध। क्या होगा दोस्तों? इसमें आपका संबंध हो जाएगा। शिक्षण एक प्रकार का संबंध है। आपका 61 क्वेश्चन, शिक्षण सीखने के लिए दोस्तों, शिक्षण सीखने के लिए क्या चाहिए? प्रेरणा चाहिए, या फिर पथ निर्देशन चाहिए, या फिर दोस्तों क्या होगा इसमें आपका? देखिए दोस्तों, अगर आपको कुछ भी सीखना है, ठीक है, या फिर अगर आप किसी भी बालक को कुछ भी सिखाते हो, तो उसके अंदर ये तीनों चीज होना बहुत ही आवश्यक है, यानी आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, शिक्षण की प्रकृति है। शिक्षण की प्रकृति आपका क्या है? शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण का मापन किया जाता है, निर्देशन प्रक्रिया है, या फिर ये सभी। अगर बात करें इसके आंसर की, इसमें भी आपका हो जाएगा ये सभी, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं 63 क्वेश्चन, व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है। व्यापक मूल्यांकन का आशय दोस्तों क्या होता है? व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से, नैतिक पक्ष के मूल्यांकन से, या फिर नैतिक पक्ष के मूल्यांकन से। दोस्तों वही आपका दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका हो गया, देखिए रिपीट, कोई बात नहीं, बौद्धिक मूल्यांकन से। तो इसमें आपका क्या होगा? यहाँ पे जो लिखा है आपका नैतिक, यहाँ आप लिख लीजिए सामाजिक। ठीक है, यहाँ पे आपका सामाजिक था, यहाँ पे आपका नैतिक हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन आपका जो इसका आंसर होगा आपका हो जाएगा आ वाला। आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन, मूल्यांकन प्रक्रिया को
समानता कितने भागों में बांटा गया है? बताइए दोस्तों, मूल्यांकन प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? 4, 6, 2 या 9? बताइए इनमें से क्या होगा? अगर बात करें मूल्यांकन प्रक्रिया के भाग का, तो इसमें आपका हो जाएगा आ वाला, ठीक है, यानी आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ हम देखते हैं 65 क्वेश्चन। सतत एवं विकास व्यापक मूल्यांकन के कितने क्रियाएं होते हैं? 2, 4, 3 या 5? कितने होंगे आपके? अगर दोस्तों मान लो यहाँ पर आपको कुछ नए क्वेश्चन दिखें तो आप उस क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हो, ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपसे ना छूटे। इसमें आपका हो जाएगा 5। कितने क्रियाएं हैं इसके? 5 क्रियाएं हैं। 65 आपका हो चुका है। यहाँ पर हम सारे क्वेश्चंस को बहुत तेजी के साथ खत्म करने वाले हैं, ताकि आपका टाइम भी बच जाए और आप हर क्वेश्चंस को टच भी कर ले जाए, क्योंकि पता नहीं क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कहाँ से आ जाए। इसलिए हर क्वेश्चंस को देखना आपका फर्ज है और हमारा भी फर्ज है आपको दिखवाना, बताना और समझाना। क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है? क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है? आ वाला होगा या फिर सा वाला, बा या दा? समस्या हमारी और हल भी हमारा। समस्या का हल, समस्या का तार्किक हल या समस्या का गहन विश्लेषण? तो इसमें दोस्तों आपका क्या होगा? इन चारों में से आपका क्या होगा ये आपको बताना है। अगर क्रियात्मक शोध के मूल आधार की बात करें तो आप एक चीज लिख लीजिए, समस्या हमारी और हल भी हमारा। ओके दोस्तों, समस्या हमारी और हल भी हमारा, यहाँ पे आप लिख लीजिए हल, ठीक है। समस्या हमारी और हल भी हमारा, या आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है? 4, 9, 6 या 8? बताइए क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है, यहाँ पर ये आपको बताना है। अगर बात करें क्रियात्मक शोध के चरणों के बारे में, इसमें आपका हो जाएगा 6 चरण। कितने? 6, यानी आपका सवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 68 क्वेश्चन। दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस को नोट करते हुए आगे बढ़िए, ताकि जो क्वेश्चंस आपको नए नए दिख रहे हैं वो क्वेश्चंस भी आपकी नोटबुक में आ जाए। क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। क्या होगा आपका? संकल्पना, पूर्व उत्तर, पूर्व हल या फिर परिकल्पना? इसमें से आपका क्या होगा? आ, बा, सा या दा? इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा परिकल्पना। क्या होगा? परिकल्पना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है। किससे आपका संबंधित है? ज्ञान से, बोध से या फिर अनुप्रयोग से या उपयुक्त सभी से? बताइए इसमें से आपका क्या होगा? अब यहाँ पर मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित की बात की जा रही है, इसमें से आपका उसमें क्या होगा? इसमें उसमें क्या होगा आपका? अगर बात करें आंसर की, तो इसमें आपका ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग, ये आपके तीनों बिल्कुल सही हैं, ठीक है। जब आपके तीनों बिल्कुल सही हैं तो आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है सतत मूल्यांकन कहलाता है अंत का मूल्यांकन, मध्य का मूल्यांकन, नित्य प्रक्रिया का मूल्यांकन या उपयुक्त सभी? क्या होगा इसमें से? इसमें से आपका क्या होगा? अगर बात करें इसके आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। दा वाला इसमें भी आपका सही हो जाएगा। आइए अब यहाँ देखते हैं 71 क्वेश्चंस। उत्तम परीक्षण की विशेषता है। दोस्तों इन चारों में से आपका क्या होगा? विधता या फिर विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या फिर उपयुक्त सभी? उत्तम परीक्षण के अंतर्गत आपका क्या होगा? तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आपका उत्तम परीक्षण के अंतर्गत आपके ये चारों आ जाएंगे, यानी आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। यहाँ पर 72 क्वेश्चन है। ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? ब्लूप्रिंट का संबंध आपका किससे है? उपचारात्मक शिक्षण से, क्रियात्मक शोध से, प्रश्न पत्र निर्माण से, नवाचार से? जब हमने इसका नोट्स आपको लिखवाया था,
अगर आपने नोट्स नहीं लिखा है तो उसका लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी ठीक मिल जाएगा। आप दोनों जगह से देख सकते हो। इसका हो जाएगा आपका प्रश्न पत्र निर्माण से, जहां भी आपको दिख जाए ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट का संबंध सीधा आपका होगा प्रश्न पत्रों के निर्माण से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है, यानी आपका उपचारात्मक शिक्षण किससे संबंधित है। अब यहाँ पर हम अगर उपचारात्मक शिक्षण की बात करेंगे तो इसमें से आपका क्या होगा, गणित विषय के शिक्षक से, या फिर पठन क्षमता के विकास से, अंग्रेजी विषय के शिक्षण से, त्रुटियों को दूर करने। तो सबसे अच्छा आंसर ठीक है, ये देखिए उपचार करना यानी किसी भी गलती को दूर करना, या होगा आपका बा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रॉस का कथन है तो ये इन चारों में से आपका कौन सा सही होगा। बचाव निदान का निम्नतम स्तर है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यानी बचाने वाला बड़ा होता है या ठीक है छोटा होता है, ये आपको बताना है। अगर बात करें हम आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ठीक है। सा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बिना किसी डाउट के। अब यहाँ पे है आपका क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक आपके कौन हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्रियात्मक शोध की बात करें तो क्रियात्मक शोध की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें आपका हो जाएगा स्टीफन एस्कोरे। आपके कौन हो जाएंगे, स्टीफन एस्कोरे, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं है। अब यहाँ देखते हैं 76 क्वेश्चंस। क्या देखते हैं, 76 क्वेश्चंस यहाँ देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ कब हुआ था। 2009 में, 2008 में, 2010 में, 2011 में। बताइए इन चारों में से आपका क्या होगा। अगर बात करें आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा 2009। क्या होगा आपका 2009 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए। अब 60 अंक का प्राप्त करना है, यह आपका किसके अंतर्गत आएगा। मापन, परीक्षण, मूल्यांकन या उपलब्धि। हमने आपको बताया था नोट्स बनवाने के दौरान कि अगर आपको अंक दिख जाए तो वह आपका आएगा मापन के अंतर्गत, ठीक है। अगर अंक आपको दिख जाए तो वह आपका मापन के अंतर्गत आएगा, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लूम टेक्सोनोमी विकसित हुआ। आपका ये कब हुआ था विकसित। अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा 1956। कब हुआ था, 1956 में आपका विकसित हो गया था। निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न है। निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न आपके कौन से हैं दोस्तों, ये आप क्या जाएंगे उदाहरणार्थ प्रश्न, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 79 का आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषताएं नहीं है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषताएं नहीं है, इसमें आपका क्या होगा, इसमें भी आपका हो जाएगा पाठ्यक्रम की व्यापकता। पाठ्यक्रम की व्यापकता यानी आपका सा वाला हो जाएगा, जो आपका गलत है वही आपका सही होगा। सा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 81 क्वेश्चन। यहाँ पे 81 क्वेश्चन आपका है शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है। शैक्षिक मूल्यांकन का अंग इसमें से आपका कौन सा होगा, व्यवहारात्मक अनुभव या फिर स्मृति अनुभव, प्रेरणात्मक अनुभव या फिर अधिगम अनुभव। शैक्षिक मूल्यांकन की बात यहाँ पे की जा रही है, तो शैक्षिक मूल्यांकन में आपका आएगा अधिगम अनुभव। क्या होगा, अधिगम अनुभव आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। परिकल्पना क्या होता है, बताइए परिकल्पना क्या होता है। समाधान का पूर्व अनुमान, समाधान के बाद में अनुमान, शोध के मध्य
में अनुमान कोई अनुभव नहीं किया। ठीक है, बताइए परिकल्पना क्या होता है, ये आपको बताना है। अगर परिकल्पना की बात करें तो समाधान का पूर्व अनुमान, ये आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 83 आपका है, मापन का सामान्य सिद्धांत किससे संबंधित है। मापन का सामान्य सिद्धांत किससे संबंधित है, गणित से, भूगोल से, विज्ञान से या फिर अर्थशास्त्र से। इसमें से आपका कौन सा होगा। अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा गणित से। किससे होगा, गणित से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है शैक्षिक उद्देश्य के अंग है। शैक्षिक उद्देश्य के अंग आपके कौन कौन से हैं, बालक, समाज, विषय वस्तु या फिर उपयुक्त सभी। अब यहाँ पर हम शैक्षिक उद्देश्य की बात करें तो इसमें आपके बालक, समाज और विषय वस्तु आपकी तीनों आ जाएंगे, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल सही आपका दा वाला हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए 85 आपका है, बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र कौन सा है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक क्षेत्र या फिर उपयुक्त सभी। अब यहाँ पर जब आपको उपयुक्त सभी दिख ही गया है तो आप आंख मूंदिए और सीधा आप उपयुक्त सभी पर टिक लगाइए, क्योंकि दोस्तों 100 में से 98% आपका उपयुक्त सभी ही सही होता है। अगर हम वीडियो को लाइक करने के लिए ना बोले तो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, क्यों दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक करिए ताकि ये थोड़ा सा हमको मोटिवेशन मिल सके, ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी क्लास हम आपके लेकर आते रहें। तो 85 का आपका उपयुक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अब यहाँ देखते हैं बौद्धिक योग्यताएं। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है दोस्तों, अंग नहीं है। अनुभव या फिर विवेचना, अनुप्रयोग या फिर वांग विस्तार, इसमें से आपका क्या होगा। अब यहाँ पर बौद्धिक योग्यता के बोध अंगों का नहीं होने की बात की जा रही है। 86 यहाँ पे आपका है, इसमें से आपका क्या होगा दोस्तों, इसमें से आपका क्या होगा, इसमें से आपका हो जाएगा अनुप्रयोग। क्या होगा, दा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 87 आपका है, सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है इकाई मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन या फिर दक्षता आधारित मूल्यांकन। इसमें से आपका क्या होगा। अब जब यहाँ पर सत्र के अंत की बात की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा वार्षिक मूल्यांकन। क्या होगा, वार्षिक मूल्यांकन, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे 88 आपका है, ज्ञान बोध एवं अनुप्रयोग किस मूल्यांकन का पक्ष है। ज्ञान बोध और अनुप्रयोग किस मूल्यांकन का पक्ष है, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष या फिर उपयोग सभी। इसमें से आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा ज्ञानात्मक पक्ष। क्या होगा, ज्ञानात्मक पक्ष आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है। किसने कहा है कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये हमारे कहे हैं रॉस महोदय। किसने कहा है, रॉस जी ने कहा है कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यानी दोस्तों बचाने वाले से बड़ा होता है उसका निदान करना। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है निम्न में से मूल्यांकन का पक्ष नहीं है, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक और मात्रात्मक। इसमें से आपका कौन सा मूल्यांकन का पक्ष नहीं है। तो हमने आपको मूल्यांकन से संबंधित सारे कथनों को, सारे क्वेश्चंस को, सारे ऑप्शन को हमने आपको कई बार बताया है और समझाया भी है। बताइए इसमें से आपका क्या होगा। मूल्यांकन का पक्ष दोस्तों आपका संज्ञानात्मक भी है, ठीक है, क्रियात्मक भी है और भावात्मक भी है, लेकिन आपका मात्रात्मक नहीं है। यानी जो आपका गलत है वही आपका सही है। आपका हो जाएगा दा, यानी आपका मात्रात्मक बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग देखने वाले हैं 91 क्वेश्चन है। ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है, उपचारात्मक शिक्षण से या फिर प्रश्न पत्र निर्माण से, दक्षता निर्माण से, दक्षता आधारित मूल्यांकन से। तो ये इनमें से आपका क्या होगा। ब्लूप्रिंट का संबंध की बात की जा रही है, इसमें से आपका क्या होगा यही आपको जाना है। अगर बात करें आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा बा,
प्रश्न पत्रों के निर्माण से। हमने आपसे कई बार कहा कि जहाँ कहीं भी आपको ब्लूप्रिंट दिख जाए वहाँ पे आपको प्रश्न पत्र निर्माण से संबंधित क्वेश्चंस आपको देखिए मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। तो ये दोस्तों क्या होता है? विज्ञान एवं मनोविज्ञान में, या हिंदी में, या इतिहास में, या फिर नागरिक शास्त्र में। तो इसमें से आपका क्या होगा? इसमें से आपका क्या होगा आपको बताना है। प्रायोगिक मूल्यांकन होता है, इसमें आपका क्या होगा ये चीज़ आपको यहाँ पर बताना है। अगर बात करें इसके दोस्तों आंसर की, तो अगर इसके आंसर की दोस्तों बात करें इसमें से आपका क्या होगा, आप लोग भी थोड़ा सा ट्रिक लगाइए कि आखिर प्रायोगिक मूल्यांकन आपका किसके अंतर्गत आएगा, किसके अंतर्गत आएगा ये यहाँ पर आपको जरूर बताना है। आपका हो जाएगा विज्ञान एवं मनोविज्ञान में। किसका होगा? विज्ञान और मनोविज्ञान, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ आप हमको ये बताइए जरा कि मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं, मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं आपको ये बताना है। 3, 5, 6 और 7। इसमें से आपका क्या होगा? मूल्यांकन के आपके हो जाएंगे 3 पक्ष। कितने पक्ष है? मूल्यांकन के आपके 3 पक्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के प्रकार हैं। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के कितने प्रकार हैं? ज्ञानात्मक प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न, या फिर अनुप्रयोगात्मक प्रश्न, या फिर आकलित प्रश्न। बताइए इसमें से आपका क्या होगा? शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार प्रश्नों के प्रकार नहीं है, आपको ये पूछना है। इसमें आपको एक प्रश्न में 2 प्रश्न मिल जाएंगे। इसमें दोस्तों आपका ठीक हो जाएगा आकलित प्रश्न, यानी आपका दा वाला नहीं होगा, और ये आपके तीनों ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक ये आपके शैक्षिक उद्देश्यों के प्रश्न के अंतर्गत आ जाएंगे। अब यहाँ देखते हैं 95 क्वेश्चंस। शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का प्रथम प्रयोग किया था, किसने किया था? बताइए इसमें आपका क्या होगा? इसमें भी आपका हो जाएगा स्टीफन एम कुरे ने। स्टीफन एम कुरे ने, इसका जिक्र हमने अगले क्लास में कर लिया था। अगर आपने देखा होगा तो आप इसका आंसर जरूर जानते होंगे। तो 95 का आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 96 क्वेश्चंस। 96 यहाँ पे आपका है उत्तर परीक्षण की विशेषता नहीं है। उत्तम दोस्तों, ठीक है, यहाँ आपको होगा उत्तम, ठीक है, उत्तम, यहाँ आप लिख लीजिए उत्तम। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। अगर दोस्तों हम लोग उत्तम परीक्षण की विशेषता की बात करें तो इसमें आपका सफा सफा दिख रहा है कठोरता। हमने आपको समझाया था कि कठोरता शब्द नहीं लाना है, ठीक है दोस्तों। किसी भी काम में आपको कठोरता शब्द, कठोर चीज़ों का पालन नहीं करना है। आपका सबसे निगेटिव है, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान कौन से हैं? शिक्षण उद्देश्य, व्यवहार परिवर्तन, सीखने से उत्पन्न अनुभव, या उपयुक्त सभी। इसमें से आपका कौन सा होगा? अब यहाँ मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा दा वाला, यानी आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है 98। 98 आपका यहाँ पर है मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है? मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है? छात्र को, शिक्षक को, या फिर अभिभावक और समाज को, या फिर उपयुक्त सभी को। अगर आपको एक अच्छा समाज बनाना है तो छात्र, शिक्षक, समाज और अभिभावक, ओके तो यानी आपके दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छे शिक्षण से ही अच्छे समाज का निर्माण होता है। समान बुद्धि, समान रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष हैं? समान रूप से मूल्यांकन के 2 पक्ष हैं। हमने आपको 3 से 4 बार इसको बताया भी है, दिखाया भी है, और हमने इसको आपको थ्योरी क्लास में समझाया भी था। मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन सा होता है? विद्यार्थी, विद्यालय, अध्यापक, या प्रधानाचार्य। अब यहाँ मूल्यांकन प्रक्रिया के केंद्र की बात की जा रही है, तो ना आपके अध्यापक होंगे, ना आपके होंगे प्रधानाचार्य, ना आपका विद्यालय, आपके जाएंगे विद्यार्थी। ओके दोस्तों, विद्यार्थी ही सबसे
मूल बिंदु होता है। ठीक है, आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक शोध को समानता कितने वर्गों में बांटा गया है? 5, 4, 6 या फिर 3? इसमें से आपका क्या होगा? शैक्षिक शोध को समानता कितने वर्गों में बांटा गया है? इसमें आपका हो जाएगा 3। कितने वर्गों में? इसको हम लोगों ने 3 वर्गों में बांट दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है शैक्षिक अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। क्या है? शिक्षा उद्देश्य, व्यवहार परिवर्तन या फिर सीखने में उत्पन्न अनुभव या उपयोग सभी। इसमें से आपका कौन सा होगा? शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में नवाचार की बात की जा रही है, इसमें आपका दोस्तों सबसे सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है निम्न में से कौन सा ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? ब्लूम का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन या मूल्यांकन। इसमें आपका क्या होगा? इसमें दोस्तों आपका नहीं आता। ठीक है दोस्तों, आपका विश्लेषण, संश्लेषण, आपका मूल्यांकन आता है, लेकिन आपका मूल्यांकन दोस्तों ये ठीक है आपका नहीं आएगा। आपका दा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी जो आपका गलत वही आपका सही। अब यहाँ पे आपको फिर से एक बार दिख गया ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट आपको दिखा, आप तुरंत मार दो प्रश्न पत्र की आधारशिला। ठीक है, प्रश्न पत्रों की आधारशिला किसे कहते हैं? ब्लूप्रिंट को कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसी के आधार पर हम लोग प्रश्नों का निर्माण करते हैं कि कितने प्रश्न रहेंगे एग्जाम में और कितने क्वेश्चन कितने कितने नंबर का रहेगा, उसका पूर्णांक क्या रहेगा। हर चीज आपका ब्लूप्रिंट से ही प्रश्न पत्र तैयार होता है। क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। क्रियात्मक शोध का मूल आधार तो क्या होता है? समस्या का तुरंत हल, सिद्धांत का निर्माण करना, समस्या भी हमारा हल भी हमारा, बड़ी से बड़ी समस्या का हल। अब यहाँ क्रियात्मक शोध की बात की जा रही है। जब यहाँ क्रियात्मक शोध की बात आ गई है तो समस्या भी हमारा और हल भी हमारा। ओके दोस्तों, यहाँ आप लिख लीजिएगा हल, समस्या भी हमारा और हल भी हमारा, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ हम देखते हैं किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। इसमें से आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा परिकल्पना। क्या होगा? परिकल्पना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण आपका कौन सा होगा? इसमें आपका हो जाएगा निष्कर्षण। ठीक है दोस्तों, निष्कर्षण आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा एनसीसी स्काउट गाइड दोस्तों, यानी आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, सभी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर हमारे कुछ भाई बहन नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले क्लास दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से मिलने वाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, आप हमसे कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स आपका है, आप उसका उपयोग करिए। हम मिलते हैं फिर इस वीडियो में। धन्यवाद।